Hello everyone, welcome back to Line CGS Academy's online platform and in today's session we are going to discuss geography. So basically इससे पहले हमने ऑलरेडी अपनी geography तीन पार्ट्स में कवर कर ली है, जहाँ पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, फिर हमने थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करे थे और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने आज हम अपना पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम थोड़ा और ज्योग्राफी में क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक, सो आज के सेशन में भी वैसे ही होगा जैसे सारे सेशंस में और आपका होता है। आपको जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस स्क्रीन पे आते हैं, आपको वीडियो को पॉज करना होता है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना होता है, फिर वापस आके अपना आंसर चेक करना होता है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना होता है। सो इस तरीके से हमने सेशंस को कंडक्ट करते हैं और जो आपका यहाँ पे बेस होता है वो आपका एनसीईआरटी बेस होता है, प्लस आपके जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे हम बेस मान के चलते हैं। ठीक, शुरू करते हैं सेशन। विश यू ऑल वेरी गुड लक। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज रिगार्डेड एज द कंट्री विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू। आपको बताना है कि इंडिया को क्यों कहा जाता है कंट्री विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो उसके आपकी पहला ऑप्शन है आपका इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स। दूसरा है इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिटवीन अबव 65 ईयर्स, या फिर इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन। आपको बताना है कि किन फैक्टर की वजह से इंडिया को ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कंसिडर किया जाता है। बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड की यहाँ पे ना आपको डेफिनेशन पूछ रहा है। ओके, सो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर टाइप करना है और इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, अगर मैं बहुत ही ईजी टर्म्स में समझाऊँ तो किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, ओके, जो उसके लिए एसेट की तरह काम करेगी, ठीक है, वो उसका क्या करेगी, एसेट्स की तरह काम करेगी, वो उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड में काउंट की जाती है। अब हम कुछ लॉजिक लगाएं। ये मैंने बहुत जनरल बेसिक डेफिनेशन दी, वैसे इसकी इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस प्रोवाइड किए हैं, बट क्योंकि हम समझने के लिए कर रहे हैं तो इतना बेसिक बहुत है। तो अब आप सोचिए कि वर्किंग पॉपुलेशन जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो 15 साल से छोटे वाले तो हो नहीं सकते हैं, 65 से अबव वाले भी हो नहीं सकते हैं। तो कौन होंगे, जो आपके 15 to 64 की एज ग्रुप के ब्रैकेट में जो लोग होंगे वो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड में कंसिडर किए जाएंगे। सो इंडिया के लिए कहा भी जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इंडिया के पास है, विच मीन्स जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या है, इंडिया के पास है। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे जो हमारे बहुत बड़ा रेशियो जो है पॉपुलेशन का वो उसमें आपका इस ब्रैकेट में, एज ब्रैकेट में आता है और एक टाइमलाइन भी दी गई है कि इतने उसके बाद इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होने लग जाएगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें कम होती हुई दिखती हैं। ठीक, सो इसीलिए इंडिया को इतना इंपॉर्टेंट मार्केट भी कंसिडर किया जाता है और इसलिए वर्ल्ड में जो है इंपॉर्टेंस इस तरीके से बनी हुई है। If a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because आपको बताना है कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव किया जाए तो वो जल्दी से रीजनरेट नहीं करता है जितना जल्दी आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट करते हैं। क्यों? पहला, सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, propagules of the trees in the rainforest have poor viability. तीसरा, the rainforest species are slow growing. चौथा, एक्जॉटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। आपको बताना है कि क्या इसमें से सही है। अगर किसी ने आप में से CAPF जो अभी आपका जो लास्ट संडे को हुआ था, जो कल संडे को हुआ था आपका, अगर आपने वो CAPF को ट्राई किया है 2021 वाला, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी क्या करता है, टॉपिक्स को इसमें रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जैक्टली इस तरीके के आपके ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिले थे, काफ़ी हद तक रिलेटेड ऑप्शन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा होता है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा आपका A, the soil of rainforest is deficient in nutrition. Yes, it is right. अब देखिए ये थोड़ा आपको आयरनी टाइप का लग रहा होगा, बट ये सच है कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी सॉइल जो होती है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होती है। क्यों होती है? अब देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है विच मीन्स वहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इन सेंस वो पूरे साल टाइम पीरियड है उसका, वो बहुत लंबे टाइम तक होती है। अब जब इतने लंबे टाइम तक वहाँ पे बारिश पड़ रही है तो ऑब्वियसली जो आपका फ्लोर है, जो आपका सरफेस है सॉरी, वहाँ पे जो सॉइल होगी, ठीक है, वो बहुत जल्दी रन ऑफ होने, वॉश अवे हो जाए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिशंस है, वो वॉश अवे हो जाएंगे, और वो वॉश अवे होते जाएंगे तो वो जो सॉइल होगी वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट बन जाएगी। सो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि अगर मानो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाए तो उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि उनकी सॉइल में न्यूट्रिशन तो पहले बह गए ना पानी में, बारिश होती रहती तो वो न्यूट्रिशन तो बह गए, इसलिए वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बाकी तो अवसर ऑप्शन है, ठीक। दूसरा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रोथ इसलिए भी कम आपको देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो कैनोपीज होती है, कैनोपी समझ रही है, जो आपके पेड़ का वो होता है, अब मैं कैनोपीज कैसे समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेड़ है, ट्री है ना, तो ये जितना भी इसका घेर है, ठीक है, ये इसका कैनोपी में कंसीडर किया जाएगा, जितना वो शेड कर रहा है ग्राउंड को, ठीक। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, इनके जो फॉरेस्ट, इनके यहाँ जो ट्रीज होते हैं, ये अपनी ग्रोथ के बहुत पीक पे होते हैं, पीक पे इन द सेंस कि बहुत ही अपनी एग्जॉटिक अपनी पीक लेवल की ग्रोथ पे होते हैं, विच मीन्स इतने हाई लेवल पे इनकी ग्रोथ होगी कि जो सनलाइट है ना वो आपकी सरफेस तक पहुँच नहीं पाती है, तो जो ग्राउंड लेवल पर जो सनलाइट पहुँचनी चाहिए वो अपनी पहुँच नहीं पाएगी। सो जो ग्रोथ होगी वो उन्हीं की होगी जो सर्वाइवल में आपके जो सबसे ऊपर पहुँचेंगे सनलाइट पाने के लिए, ठीक। इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ फिर इसलिए भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। The Himalayan range is very rich in species diversity. Which among of the following is the most appropriate reason for this phenomena? Himalayan ranges में आपको बहुत species की diversity देखने को मिलती है, क्या उसका reason है? It has high rainfall that support luxuriant vegetative growth. It is a confluence of different biogeographical zones. Exotic and invasive species have not been introduced in this region, and it is less human interference. आपको बताना है कि इसमें से क्या ऐसा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न, देखिए रीजंस हो सकते हैं बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस पे ध्यान देना हमें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहे हैं, ठीक। तो क्या ऐसे रीजंस हैं कि हिमालयन रेंजेस आपकी इतनी हमें देखने को मिलती हैं इसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में? तो आपका आंसर होगा इसमें बी, बहुत बेसिक आंसर था ये। देखिए पहला ऑप्शन, इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट द लग्जीरियंट वेजिटेबल ग्रोथ। अभी हमने पीछे देखा हाई रेनफॉल होगा आपका, ठीक। सो वहाँ पे आपके जो चांसेस होते हैं ना सॉइल के फर्टाइल होने के, वो कम हो जाएंगे। अब सॉइल के फर्टाइल कम होंगे तो फिर वो जो पूरी फूड चेन है जहाँ पे आपकी स्पीशीज़ का ग्रोथ होना है या फिर आपकी डाइवर्सिटी किस तरीके से होगी वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी दैट मच सपोर्टिव विद रिस्पेक्ट टू द दिस एरिया, ठीक। दूसरा भी छोड़ते, तीसरा देखते हैं, एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। देखिए ये थोड़ा ऐसे हमें आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हुआ ही ना हो, है ओके। तो हम इतने श्योर नहीं है, ये बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस हुई ही नहीं है, तो दैट कुडंट बी पॉसिबल एट ऑल, ओके। तो हो सकता है कि वहाँ पे स्पीशीज़ हों, ऐसी एक्सोटिक इन्वेजिव स्पीशीज़ भी हों, हर जगह पे होती हैं, ओके। तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, तो ए गया आपका सी गया। अब तो इट हैज़ अ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिल्कुल गलत है। आपके हिमालयन रेंजेस में तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली वो माउंटेन रीजन्स है, सो वहाँ पे उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना हमें प्लेन एरियाज में देखने को मिलता है, बट स्टिल दे आर हैविंग अ ह्यूमन इंटरफेरेंस, सो दैट्स वाई इट कैन नॉट बी द ऑप्शन एंड द आंसर विल बी बी, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। वी कैन सी द डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स देयर एंड वी कैन सी द बोथ प्लेन्स एंड माउंटेन्स। तो अब जब मैं हिमालयन रेंज की बात कर रही हूँ तो हमारे दिमाग में पहाड़ आ रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, ओके। सारी हिमालयन रेंज आपके बिल्कुल बड़े बड़े पीक्स, छोटी पहाड़ियाँ नहीं होती हैं। कहीं पे आपको प्लेन भी दिखेंगे, वो भी आपको उनमें देखते हुए मिलेंगे, ओके। कहीं पे उनके जो प्लेन एरियाज होंगे वो भी उसमें कंसिडर किए जाएंगे, थोड़े स्लोपी लैंड होंगे वो भी उसमें कंसिडर किए जाएंगे। आप खुद समझिए कि आपको कहाँ से आपको इतने उधर से आपको वो देखने को मिलता है, पूरा म्यांमार तक आपको हिमालयन रेंज देखने को मिलती है। अगर आप इधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया से आते हुए देखें, इवन इससे उधर से आती हुई दिखती है हिमालयन रेंजेस, ठीक। सो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है। La Nina is suspected to have caused recent flood in Australia. How is La Nina different for El Nino? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस टाइम पे फ्लड आई होगी, बट स्टिल जो क्वेश्चन से ये रिलेट नहीं कर, मतलब क्वेश्चन में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको ये कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लड आई कि नहीं आई। सो ला नीना इज कैरेक्टराइज बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in equatorial Pacific Ocean. El Nino is adverse effect on the southwest monsoon of India, but La
ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मानसून क्लाइमेट। आपको करेक्ट बताना है ए ओनली बी ओनली बोथ है ना। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सोच के करिएगा इसको। वैसे अगर आप इसमें कैच पकड़ सकते हैं तो 1-2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस। आंसर होगा इसका डी, दोनों गलत हैं। देखिए दोनों गलत इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपका इंडियन ओशन नहीं आएगा। ओके ठीक, और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है कि ला नीना का भी आपका मानसून में कोई इफेक्ट नहीं, ये भी गलत है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं इसको इतना डीप नहीं जाऊँगी इसमें क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है। अल नीनो ला नीना अगर हम डिस्कस करने बैठे तो फिर हमें बहुत इनकी रिलेटेड और चीज़ें भी डिस्कस करनी पड़ेगी। दैट विल बी अ वे अहेड फ्रॉम दिस सेशन। सो उसको छोड़ेंगे, बेसिक डिस्कस करेंगे। अल नीनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जहाँ पे आपकी वार्मिंग होती है। पॉइंट आप मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ जो मेन आपके यहाँ पे पॉइंट्स है। पहला ये वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर होगा। दूसरा ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक जोन में होगा। ठीक, वार्म फेस है अल नीनो में, वार्म फेस होता है इसीलिए इसको आपको अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे अल नीनो आपका ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है ला नीना से। ठीक, अल नीनो भी आपका क्लाइमेट पे मानसून पे इफेक्ट करता है इंडिया के, ला नीना भी करता है, याद रखिएगा। ला नीना जो है ये आपका कूल फेज है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। ठीक, ये है कहाँ पे, ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक पे। तो दिख रहा है आपको, दोनों ही आपको ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक में दिख रहा है, लेकिन एक वार्म है एक कोल्ड है। सो आपका ऑप्शन में इंडियन ओशन था, दैट वाज रॉन्ग। La Nina event may last between 1 and 3 years, unlike El Nino, which usually lasts not more than 1 year. तो La Nina ज़्यादा लंबा है in comparison to El Nino. ठीक, both phenomena tend to peak during the northern hemisphere winter. ये बोल सकते हैं कि दोनों आपके पीक पे आ सकते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मैथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। आपको बताना है कि इन सीटू मैथड कौन सा नहीं हो सकता इनमें से। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। नॉट अ इन सीटू method of conservation, you have to keep this in mind. It is talking about not. Okay, so the answer will be B, botanical garden. Basically what is in situ? When we try to conserve the species in their own habitat. In their own habitat means ये आपका कोई फ्लोरा है, ठीक, अब मैं इसको इसी के ही हैबिटाट, ये इसका हैबिटाट था, ठीक है, बट इसको कोई किन्हीं कारणों की वजह से ये थ्रेटेंड है, इसकी जो नंबर है उस पर आपको डेंजर दिख रहा है, तो हम क्या करें, इसको इसी हैबिटाट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, हम इसको यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम कर देंगे, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जो इसको ग्रोथ को सपोर्ट करे, तो ये इन सीटू हो गया। इन मतलब उसी ही जगह पे आप क्या कर रहे हो कि हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कम हो गए और नंबर, अगर ये यहाँ पे हमें इस हैबिटाट में भी इसका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इसके हैबिटाट से बाहर निकाल के ले जाएंगे और हम इसे किसी बोटानिकल गार्डन में किसी उस जगह में इसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, इसको कंजर्व करेंगे, तो वो होगा आपका एक्स-C2। ठीक, मतलब आउट ऑफ इट्स हैबिटाट, तो दैट बी एक्स-C2। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका बोटानिकल गार्डन, क्योंकि नो पूछा था। वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन इन नदर्न हेमिस्फीयर। वाई, आपको बताना है कि वेस्टर्लीज आपकी जो सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, ये हमने पिछली बार भी देखा था, ये इक्वेटर हो गया ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्लीज जो आपकी सदर्न में होंगी वो आपकी स्ट्रॉन्गर हैं इन कंपैरिजन टू जो आपकी नदर्न में है। ठीक, तो सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या ये सही है, क्या ये रीजन है? कोरियलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपका ऑप्शन है 1 only 2 only both 1 2 neither 1 nor 2। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर एंड इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या कोरियलिस फोर्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वेस्टर्लीज क्या होती हैं। ठीक, सो आपका आंसर होगा यहाँ पे ए, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपका कोरियलिस फोर्स का ये कोई फिनोमेना नहीं है कि सदर्न में ज़्यादा होगा नॉर्दर्न में ज़्यादा होगा। ये पोल्स और इक्वेटर में होता है इसका, कि आपके इक्वेटर पे एब्सेंट होगा, पोल्स में मैक्सिमम होगा, बट ये सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका इस तरीके से कुछ नहीं है। बाकी पहला बिल्कुल ठीक है, आपको सदर्न हेमिस्फीयर में आपका कम लैंड मास होता है, नॉर्दर्न में ज़्यादा लैंड मास है। अगर हम वैसे भी देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला जो सेक्शन है, नीचे वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें वाटर बॉडी ज़्यादा देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द लैंड मास आपको यहाँ पे कंसंट्रेटेड दिख रहा है। ये देखिए, ये है आपकी क्या है, ये रही आपकी वेस्टर्लीज। सो ये हो गए आपके पोलर सेल, अलग अलग आपको डिवीजन में देखने को मिले, 60 डिग्री 30 डिग्री। ये आपका इक्वेटर से स्टार्ट होता है, तो इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर पे काउंट करते हैं, इक्वेटर से यहाँ तक 30 डिग्री। ये हो गया आपका हार्ट डे सेल। ये मैं बहुत स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। फिर ये 30 डिग्री से 60 डिग्री आपको यहाँ पे फेरल सेल दिख रहा है। ठीक, अब फिर यहाँ पे 60 से यहाँ पे 90 में होगा, फिर आपको यहाँ पे पोलर सेल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, नीचे भी होते हैं ये। ठीक, अभी नीचे भी होते हैं। अभी इस तरीके से क्यों करे हैं, ताकि यहाँ पे जो विंड्स का मूवमेंट है ना, वो यहाँ पे डिफरेंस आता है।
अब ये जो आपको यहाँ पे बेल्ट दिख रही है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये आपका ट्रॉपिकल यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। डोल ड्रम्स सुनने को मिल रहे हैं आप ये, फिर यहाँ पे नीचे को आगे फिर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये क्यों बता रही हूँ मैं कि हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि यही आपका जो विंड का फ्लो है उसको आपका हेल्प करती है। अब जो क्वेश्चन में था वेस्टर्ली, ये रहा आपका वेस्टर्ली, तो यहाँ आपको सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न दोनों में देखने को मिल रहा है, ठीक। और ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड्स हो गई, ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स हो गई। वेस्टर्लीज आपकी वो विंड्स होती हैं जो कि आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ब्लो करेंगी और सब पोलर लो प्रेशर की तरफ को जाएंगी। देखिए ना, यही तो हो रहा है आपका, ये आपका सब ट्रॉपिकल क्या कर रहे हैं हाई, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ब्लो करेंगी और कहाँ जाएंगी, ये सब ट्रॉपिकल पोलर पे जाएंगी, ठीक। और फिर ये ऐसे इस तरीके से ये बनता जाता है इसका, तो ये हो गया आपकी वेस्टर्लीज। ये आपकी फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये इसमें फिर डिफरेंस आ जाता है। सो जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर होगा ये आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को फ्लो करेगी, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ को फ्लो करेगी। ये नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट। तो आप याद रखिएगा इसको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ये साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट इसे कहा जाएगा, से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को फ्लो करेगी, ठीक। और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से आपका साउथ ईस्ट की तरफ को फ्लो करेगी। वेस्टर्लीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर इज स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर, वही जो मैंने कहा कि नीचे वाटर ज़्यादा है और ऊपर क्या है क्योंकि इरेगुलर हो जाती हैं, क्योंकि आपका लैंड मास आ रहा है। तो जैसे जैसे लैंड मास आता रहेगा, खुद ही समझिए कि अब ये विंड ब्लो कर रही है तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं मिल रहा है, बट जैसे जैसे लैंड मास आ रहा है तो वहाँ पे उसको क्लाइमेट चेंज, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, कॉन्टिनेंशियलिटी आपको वहाँ पे फैक्टर देखने को मिल रहा है, ओके। फिर वो डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये देख सकते हैं आप 40 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड में डेवलप हो रही है। सो इनको नाम दे दी गई है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्ट्रीकिंग 60s, ये नाम दे दिए सेलर्स के थ्रू दिए हैं ताकि जो आपके उनको ट्रैवल करने में ईजी पड़ता है वो उनको नेविगेशन में ईजी पड़ेगा इससे। पोलवर्ड बाउंड्री वेस्टर्लीज इज हाईली फ्लक्चुएटिंग एंड देयर आर मेनी सीजनल एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, दिस विंड प्रोड्यूस वेट स्पेल एंड वेरिएबिलिटी इन वेदर, ये वेदर को भी इफेक्ट करती है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कोरियोलिस फोर्स, जो दूसरा स्टेटमेंट था। तो कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, तो कोरियोलिस फोर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस। आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर रही है, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ में भी रोटेट कर रही है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। तो जो ये रोटेट कर रही है ये क्या करेगी, विंड की, अब जो विंड भी बह रही है आपकी उसको भी अफेक्ट करेगी, तो जो वो फोर्स लग रहा है वो कोरियोलिस फोर्स होगा, ठीक। यही इसके बारे में आपको लिखा है, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। ड्यू टू अर्थ रोटेशन विंड डू नॉट क्रॉस द आइसोबार एट राइट एंगल एज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्टिव बट डिफेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, दिस डेविएशन इज रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन एंड दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट और कोरियोलिस फोर्स। तो जो डेविएशन आएगा, डेविएशन क्यों, अब जो विंड ये सीधा सीधा बह रही थी, अब क्योंकि अर्थ आपका इस तरीके से मूव कर रही है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अर्थ आपका क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इस विंड की डायरेक्शन में भी डेविएशन आ जाएगा और ये जो डेविएशन होगा किसकी वजह से होगा, कोरियोलिस इफेक्ट कहा जाएगा, फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगा। कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक। एज अ रिजल्ट दीज टू फोर्सेज ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन लो एरिया एंड द विंड ब्लोज अराउंड इट, ये साइक्लोनिक कंडीशंस को रिजल्ट करती है। आप बस इतना समझिए कोरियोलिस फोर्स करता है, ये आप एक बार रीड मार सकते हैं, बाकी जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोरियोलिस फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के, इसीलिए क्या होता है ये आपका पोल्स में मैक्सिमम हो गई और इक्वेटर्स पे आपकी मिनिमम हो गई। इक्वेटर की बात कर रहे हैं हम, नियर टू इक्वेटर में नहीं होगी, इक्वेटर में जो आपका प्रॉपर इक्वेटर में आपकी एब्सेंट हो जाएगी, ओके, और मैक्सिमम होगी पोल्स पे, ये वही लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको करेक्ट बताना है, 1 only 2 only both 1 2 neither 1 nor 2। पहला कह रहा है कि जो ड्यूरेशन होती है मानसून की वो डिक्रीज होगी सदर्न इंडिया से नदर्न इंडिया की तरफ को। दूसरा, अमाउंट ऑफ वॉट एनुअल रेनफॉल इन नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और आपके आंसर होगा बोथ, दोनों ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल ईजी था कि जो आपका मानसून है वो डिक्रीज़ होगा जब वो सदर्न से नॉर्थ की तरफ को जाएगा, जब वो ये रहा आपका साउथ, ये रहा इससे ऊपर की तरफ को जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये ओशन से आपका मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ बारिश होती है तो मॉइस्चर कम होता जाएगा। सो जो इफेक्ट है मानसून का वो ड्यूरेशन कम होती जाएगी। यहाँ पर तो वो कॉन्स्टेंट टच में, ठीक है, बट ये क्या है आपका डिस्टेंस होता जा रहा है ना, ये मन नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, इसके पीछे बहुत फैक्टर्स हैं वैसे पर।
दूसरा, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो भी ऑब्वियसली बात है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, चेरापूंजी माहेश्वरम जैसी जगह है जो दुनिया की वेटेस्ट प्लेस में से एक आते हैं, ठीक। अब जब हम यहाँ से इधर को जाएंगे तो रेनफॉल तो हो रहा है नॉर्थन प्लेन में, बट इन कंपेरिजन टू द नॉर्थन ईस्टर्न एरिया ये कम हो। Which of the following slash are cited by the scientists as an evidence for the continued expansion of the universe? Detection of microwaves in space, observation of redshift phenomena in space, movement of asteroid in space, occurrence of supernova explosion in space. 1, 2 only, 1, 3, 4 only. None of the above can be cited as the evidence. आपको बताना है इसमें से क्या एविडेंस रखा गया है साइंटिस्ट के थ्रू कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। तो आपका आंसर होगा इसमें 1 and 2 ओनली। देखिए, अलग अलग थ्योरीज थी साइंटिस्ट की। किसी ने कहा कि यूनिवर्स अब आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की तरफ को आ रहा है, तो किसी ने कहा कि आपका एक्सपैंड होने की तरफ को आ रहा है। अब यूनिवर्स विल बी स्टिल एक्सपेंडिंग, अभी तक वो एक्सपेंड कर रहा है और एक पॉइंट आएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने की तरफ को आएगा वापस, है ना। तो अभी वो स्टेज नहीं आई है, अभी हम एक्सपेंशन वाले ही दौर में, एक का ये कहना था। तो उन्होंने क्या एविडेंस दिए उसके कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमिना इन द स्टेट। रेडशिफ्ट फिनोमिना क्या होता है? रेडशिफ्ट इज एन इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। बेसिकली होता ये है कि जितना आपका वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ समझ रहे, जो वेव्स होती हैं, जितना आपका वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये इनके बीच की रिलेशन एक होती है, ठीक, इनके बीच की रिलेशन एक होती है ये, ठीक। जितना वेवलेंथ बढ़ेगी क्या करेंगे उतना क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी। सो ये फिनोमिना उन्होंने पकड़ा और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, रेडशिफ्ट फिनोमिना करके नाम दिया, ठीक। सो उन्होंने क्या बोला कि जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जितना ज़्यादा हमें यहाँ पे रेड वाला देखने को मिलेगा, इट मीन्स ये उतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, नेगेटिव वाला, वो आपका ब्लू शिफ्ट फिनोमिना होता है, ठीक। सो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि रेड शिफ्ट में आपका इंक्रीज इन वेवलेंथ देखने को मिलेगा और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। अब तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉयड आपका कोई कुछ ऐसा एविडेंस नहीं बता रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमसे दूर दूर की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कोई ऐसी फोर्स है जिनको बाहर की तरफ को खींच रही है। नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये गया आपका, ये गया, और हमें पता है कि 1 और 2 तो आंसर में है, तो 1, 2 आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स फार्मिंग? बहुत इजी क्वेश्चन। कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ 2 or more क्रॉप्स इन सेम फील्ड, रेनिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। नन ऑफ द अबव। आई थिंक इसमें तो टाइम लगाना भी नहीं चाहिए। इसका आंसर होगा आपका सी। बहुत ईजी था। मिक्स फार्मिंग मतलब जहाँ पे आप कल्टीवेशन भी करें क्रॉप्स का और क्या करें, जानवरों का पालन भी करें, विच मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इट इज लोकेटेड ऑन सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। और आपको बताना है किस स्टेट की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। आपको बताना है कौन से स्टेट की बात करी जा रही है यहाँ पे। आपका आंसर होगा इसमें ए, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जब हमने उस दिन भी एक बार डिस्कस किया था कि कौन से उससे आपके सेम लैटिट्यूड पे पड़ रहे हैं, तो हमने देखा था कि ये आपका राजस्थान, क्योंकि वैसे भी आपका एरिया में काफ़ी बड़ा है, तो जब ये मिलता है तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलता है, ठीक। और फिर जो आपके जो लैटिट्यूड कोइंसाइड कर रहे हैं, तो पहला वाला तो कर रहा था मैच अरुणाचल से। दूसरा, इट हैज़ ओवर 80% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देखते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, कंफ्यूज किया जा सकता था इसको उत्तराखंड के साथ, क्योंकि असम तो हमारा थोड़ा, ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की बात थोड़ी कर रहे थे, और हिमाचल के साथ कर सकते थे, बट आंसर आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।